हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोगों का टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है, क्या काम है इसका? तो इससे हम करंट और वोल्टेज नाप सकते हैं। और एक खूबी है कि दोनों साइड का करंट, चाहे तार में इधर से इधर करंट बहे या इधर से इधर बहे, ये हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। लेकिन ऐसे ही सीधे हम लोग नहीं, मतलब जो मेजर कर सकते हैं, उसके लिए कुछ विशेष अरेंजमेंट, हल्का मॉडिफिकेशन करना पड़ता है इसमें। तब एक टाइप के मॉडिफिकेशन करेंगे तो करंट मेजर करेगा, दूसरे टाइप से मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो वोल्टेज नापेगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसका डिस्कशन करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और वही सब इसमें और जो फैक्टर सब है वो डील करेंगे। और इसके बाद हम लोग जो दूसरा वीडियो होगा उसमें ये दिखाएंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से करंट कैसे मेजर किया जाता है एंड वोल्टेज कैसे मेजर किया जाता है। ओके, तो देखिए इसके कंस्ट्रक्शन को सबसे पहले देखिए NS दो परमानेंट मैग्नेट है, माने परमानेंट मैग्नेट एक तो है जिसका N और S पोल है, परमानेंट मैग्नेट है। उसके बाद एक ये जो है सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर है जिसके ऊपर कॉइल जो है लपेटा हुआ है। कॉइल देखिए, ये 3 लाइन हम दिए हैं वो कॉइल का। और ये जो सिलिंड्रिकल है, इसलिए मैग्नेट को भी हम लोग काट के सिलिंड्रिकल माने शेप में रखते हैं ताकि रेडियल फील्ड पैदा हो। ये चीज ध्यान में रखिए, रेडियल फील्ड पैदा करने के लिए हम लोग ये सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। तो 2 पार्ट हो गया, मैग्नेट एंड ये सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर विथ कॉइल। अच्छा, तीसरा पार्ट देखिए, एक स्प्रिंग होता है SP, जो मान लीजिए अगर करंट कॉइल में लगा तो मैग्नेटिक फील्ड में वो कॉइल है तो तुरंत टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। यही प्रिंसिपल है इसका कि जब कोई, जो हम लोग पढ़े हैं पहले वाले वीडियो में, कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को, करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए तो उस पर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, यानी उसको घुमाना शुरू कर देगा। तो वही इसका प्रिंसिपल है कि जैसे ही करंट इस कॉइल में डालिएगा, और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट के कारण है, तो तुरंत वो फील्ड उस पर टॉर्क देगा और कॉइल घूमना शुरू करेगा। तो उसी को रोकने के लिए कि अगर घूमना शुरू करेगा तो एक्सेलरेट करते जाएगा, फिर आप कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ जान नहीं पाएंगे। हमें तो चाहिए पॉइंटर एकदम स्टीडीली घूमे, पॉइंटर कांस्टेंट स्पीड, धीरे धीरे मतलब घूम के हमको रीडिंग बतावे। तो ये कब होगा? जब काउंटर टॉर्क यानी अपोजिट टॉर्क उतना ही वैल्यू का डालें जितना वैल्यू का कि लग रहा है करंट कॉइल पर। तो कैसे होगा? तो उसी के लिए ये स्प्रिंग दिया गया है जो उल्टा टॉर्क देता है, उसको तेजी से चलने नहीं देता है।
इक्विलिब्रियम पोजीशन में चलता है, यानी जितना उसका करंट के कारण टॉर्क हो रहा है उतना ही उल्टा डायरेक्शन में ये स्प्रिंग टॉर्क देता है, ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में अब जो है वो धीरे धीरे एकदम घूमेगा। तो ये हुआ स्प्रिंग का काम। और इसी से एक पॉइंटर और ये सर्कुलर टाइप का स्केल लगा रहता है, जिसके सेंटर में जीरो रहता है। मान लीजिए करंट नापना है इधर वाला, तो सपोज ये इधर जाएगा, और उधर वाला तो जीरो से इधर आएगा, यानी आइडर डायरेक्शन का करंट मतलब हम नाप सकते हैं। तो हाँ, एक चीज देखिए, ये जो क्वाइल का प्लेन है, ऐसा समझिए क्वाइल है ऐसा, तो क्वाइल का जो प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर होता है पॉइंटर। तो क्वाइल के प्लेन पर परपेंडिकुलर अगर पॉइंटर होता है तो क्वाइल के प्लेन पर मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर होता है। तो कहने का मतलब पॉइंटर का जो डायरेक्शन है हर हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताता है। और वो सर्कुलर स्केल पर आप रीडिंग पढ़ लीजिए। तो यही आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। और प्रिंसिपल तो मैंने बीच में ही बता दिया कि जब कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को करंट कैरिंग लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है तो उसमें एक टॉर्क लगता है। इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अच्छा, अब आइए, ये जो है पॉइंटर यानी मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो है कॉइल का करंट के कारण, तो वो जो है 90 डिग्री पर रहेगा हर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो रेडियल है और कॉइल पर ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंटर यानी मैग्नेटिक फील्ड, तो हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा। तो हम लोगों का टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? स्केलर फॉर्मूला था, लूप को जब हम लोग डाले थे मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, टाउ इक्वल टू NIAB, यानी एक्चुअली क्या था M क्रॉस B। तो M तो हो गया NIA, ये हो गया, मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स है क्वाइल का, एक क्वाइल होगा तो IA nth होगा, तो NIA, तो NIA तक आपको हो गया M और B, और दोनों के बीच का एंगल जो भी हो थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ चूंकि दोनों के बीच का एंगल मैग्नेटिक फील्ड एंड पॉइंटर यानी मैग्नेटिक मोमेंट का 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 लिख दिया गया 1। तो यानी टॉर्क हो गया NIAB। तो ये टॉर्क जैसे ही फील्ड दिया, मान लीजिए वो घूमना शुरू करेगा एकदम तेजी से, क्योंकि टॉर्क है एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करेगा, बड़ी तेजी से घूमना शुरू करेगा। उसको रोकने के लिए ये स्प्रिंग जो है वो उल्टा टॉर्क देगा। तो स्प्रिंग का टॉर्क कैसे हम लोग निकालते हैं? उसका टॉर्क होता है K फाई, जहाँ फाई है किस एंगल से, मतलब जो घूमा। तो यहाँ काउंटर मान लीजिए, ये पॉइंटर आपको दिखाता है कितना एंगल से घूमा, और K जो है K फाई में K जो है वो स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग का फोर्स क्या हम लोग करते थे, फोर्स इक्वल टू KX। K क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट था और x क्या था? डिफ्लेक्शन था। तो एंगुलर डिफ्लेक्शन, इसलिए x के बदले फाई डाल दीजिए और k के बदले टॉर्शनल कांस्टेंट बोलिए। मान लीजिए ये चीज यहाँ फिक्स है ऊपर, इसको घुमाएंगे तो देखिए कितना एंगल से घुमा, वही एंगल फाई है। अच्छा, तो दोनों टॉर्क इक्विलिब्रियम पोजीशन में बराबर होगा, उस दोनों को आप बराबर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ बराबर क्या हुआ है, K फाई
स्प्रिंग वाला काउंटर टॉर्क इक्वल टू क्वाइल वाला टॉर्क जो मैग्नेटिक फील्ड देता है NIAB। आइए हो गया K फाई, स्प्रिंग का बराबर कर दीजिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तब ना स्टेडी मूवमेंट होगा पॉइंटर का। इससे आप फाई निकाल सकते हैं NAB बाई के ब्रैकेट में लीजिए इंटू आई। ब्रैकेट में इसलिए डाले किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए ये चीज आपका कांस्टेंट है, यानी फाई इज डिफ्लेक्शन, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। अच्छा, जो वही चीज मैंने लिखा है हियर, K इज द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग एंड NAB बाय K इज कांस्टेंट फॉर ए गैल्वेनोमीटर। तो आपने देख लिया कि कैसे ये एक्शन करता है। अब आइए, अब हमको करंट सेंसिटिविटी बताना है इस गैल्वेनोमीटर का कितना होगा। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि एक यूनिट अगर करंट कॉइल में बहे तो कितना एंगल डिफ्लेक्ट होगा। तो वही है, करंट सेंसिटिविटी को करेंगे फाई बाय आई, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो ये फार्मूला लीजिए ना, इसी में आई इधर कर दीजिए, डिवाइड हो जाएगा फाई बाय आई इक्वल टू हो जाएगा NAB बाय के, फाई बाय आई इक्वल टू NAB बाय के। यही हो गया NAB बाय के करंट सेंसिटिविटी ऑफ दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मान लीजिए जितना सेंसिटिव होगा कोई इंस्ट्रूमेंट उतना तो अच्छा है। तो सेंसिटिव करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए अगर मान लीजिए हमको ऐसा गैल्वेनोमीटर चाहिए जो ज़्यादा करंट सेंसिटिव हो चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसका सबसे आसान तरीका है कि वो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देता है कॉइल का। ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स वो बढ़ा देता है। तो देखिए फाई बाय आई है NAB बाय के, तो N अगर बढ़ा दिया नंबर ऑफ टर्न्स तो फाई बाय आई यानी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। इसीलिए वो सबसे आसान तरीका N बढ़ा देता है। अच्छा, दूसरा अब देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डिफाइन किया जाता है उसका। ये क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी टाइप का डिफ्लेक्शन पर यूनिट चेंज ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज जितना पर यूनिट चेंज है फाई बाय भी कर लीजिए। तो फाई बाय भी इसी से देखिए कैसे ये किया गया है, समझिए। इस आई को उधर कर दीजिए तो यहाँ खाली फाई बचा, डिवाइडेड बाय भी करिए और उधर भी डिवाइडेड बाय भी कर दीजिए। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फाई बाय भी इक्वल टू NAB बाय के जो कांस्टेंट है आई बाय भी, और आई बाय भी क्या होता है ओम्स लॉ से, ये होता है 1 बाय आर। आई बाय भी होता है 1 बाय आर, इसलिए हम फाई बाय भी लिख सकते हैं NAB बाय के इंटू 1 बाय आर या NAB बाय के आर। इसी को कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि क्या अगर करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा कि नहीं। तो इसका आंसर यही है कि नहीं भी बढ़ सकता है। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए N को 2N कर दीजिए, यानी अगर 40 टर्न था तो उसको 80 टर्न कर दीजिए करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो देखिए तब क्या हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी कहाँ गया ये। तो
NAB/K में n को अगर 2n कर दें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/I जो हो जाएगा 2 टाइम्स 5/I, यानी करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगा। बड़ा क्लियर बात है कि नंबर ऑफ टर्न्स को 2 गुना किए तो करंट सेंसिटिविटी भी 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छा, अब इस चीज को वोल्टेज पर ले जाइए। तो जैसे आप टर्न बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर आप टर्न को डबल कीजिएगा तो करीब करीब समझिए रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या हो जाएगा, देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी वाला, हाँ ये देखिए, तब क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, सॉरी यहाँ वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, एन को डबल कीजिए और आर को डबल कीजिए। एन को 2n लिख दीजिए, आर को 2r लिख दीजिए। 2 में 2 कट गया, आ गया उतना ही NAB/KR यानी 5/V। यानी अगर हमने टर्न को अगर डबल कर दिया तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो गया, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी उतना ही रह गया, क्योंकि जैसे ही हम टर्न बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से करीब जितना माने वह टर्न बढ़ेगा करीब करीब उतना ही रेशियो में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, इसलिए 2n तो यहाँ 2r, 2 कट गया। सेम कहने का मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये बात पक्का हुआ कि अगर करंट सेंसिटिव बढ़ाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए। मैं समझता हूँ कि बात क्लियर हो गई होगी। अगर पसंद है तो लाइक करके, और जो नहीं मतलब सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब करके उसको बेल बजा दीजिएगा ताकि वीडियो जाता रहे। और दूसरे को अगर मदद करना है तो व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह से उसको भी भेज दीजिए ताकि उसका भी स्टडी चलता रहे आराम से, एकदम सीक्वेंस में। दैट्स ऑल, थैंक यू।